जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, एमसी डार्कमून टाउन की तरफ आगे बढ़ रहा है, पर रास्ते में उसे अपनी बहन पिटते हुए नजर आती है। तो वो ये देख के और हंसने लग जाता है। फिर वो शाओयू को यहीं पे छोड़ के डार्कमून टाउन की तरफ निकल जाता है। फिर वो टाउन में आके जंगल की तरफ आगे बढ़ने लगता है। रास्ते में उसे एक दद्दी मिलती है जो दो नौजवानों के पैसे नहीं दे रही थी। तो कैंग फेंग ये मामला अपने हाथ में लेता है और अपने हाथ से ही इसका पत्ता साफ कर देता है। फिर वो इन दोनों के पैसे इन्हें देख के जंगल में जाने लगता है और जंगल की गहराइयों में फिर हमें शाओयू की दोस्त यान यान को दिखाते हैं, जो कि अपने मम्मी पापा के साथ हंटिंग कर रही थी। मॉन्स्टर्स को मारने के बाद जब ये वापस आ रहे थे तो इन्हें रास्ते में कुछ क्रिमिनल्स मिल जाते हैं। उनने यान यान के पापा को मार दिया था और इन दोनों को पूरी तरह से लूटने की बात कर रहे थे। पर तभी जैसे ये लोग इन दोनों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, वैसे ही शैडो आता है और इन सब की लंका लगा देता है। इन लोगों को तो कुछ रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिलता और उसने सबको ही मार दिया था। यहीं पर हमारा पिछला एपिसोड खत्म हो गया था। हमारे आज के एपिसोड की शुरुआत होती है। ये सारे गुंडे टेलीपोर्ट होकर टाउन में आ चुके थे और ये सभी लोग अब डिप्रेशन में चले गए थे कि हम लोग इतनी आसानी से कैसे मर गए। पर जब भी कोई चिल्लाता है, डैम मेरी इतनी सारी लाइफ स्पैम कैसे ड्रॉप हो गई, और नहीं मेरी तो सारी की सारी लाइफ स्पैम खत्म हो गई है। आर्चर भी चिल्लाता है, मेरी भी सारी लाइफ स्पैम खत्म हो गई है, क्या ये हमारे किलर स्टेटस की वजह से हो रहा है? तो एक और असेसन चिल्लाता है, नहीं ये तो इम्पॉसिबल है, भले ही हमारे ऊपर किलर स्टेटस है पर ये हमारी सारी की सारी लाइफ स्पैम खत्म थोड़ी हो सकती है। फिर आर्चर तुरंत इन लोगों से कहता है, जल्दी जंगल में चलो, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम तुरंत ही मारे जाएंगे, जल्दी से चल के हमें मॉन्स्टर्स को मारना पड़ेगा ताकि हम थोड़ी लाइफ स्पैम वापस पा सकें। ये लोग फुल स्पीड में जंगल की तरफ जा रहे थे, पर तभी इस आर्चर की तरफ कुछ तो आता है। एक जोरदार लाइट चमकती है और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, कोई रिएक्ट कर पाता, एक जाइंट सॉर्ड ऑफ लाइट सीधा इन तीनों के तीनों के ऊपर ही गिर जाती है और ये तीनों अब बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहे थे। आर्चर चिल्लाता है कि ये बंदा जरूर बहुत ज्यादा स्किल्ड है, इसने हमें उतना ही इंजर्ड किया है जिससे हम यहाँ से भाग ना पाए। मैं तो बिल्कुल भी यहाँ से हिल ही नहीं पा रहा हूँ। सामने से आवाज आती है, क्या ये तीनों वही हैं? ब्लैक ड्रैगन इज ऑल्सो अ ड्रैगन, टर्की फ्लेवर्ड राइस क्रस्ट और फ्लाइंग ब्रिज्म। भाई ये तीनों के तीनों ही इन तीनों के नाम है। वो असेसन सामने वाले से कहता है, आखिर तुम लोग कौन हो? सामने से आवाज आती है, ये तीनों ही वो प्लेयर किलर्स हैं जो चारों तरफ प्लेयर्स को मारते जा रहे हैं। अब फाइनली हमने इन्हें पकड़ ही लिया। और इनके सामने ही कुछ चर्च के लोग थे और इनको सामने से देख के लग रहा है कि पहला वाला बिशप है और दूसरा वाला स्वॉर्ड मास्टर। इनका बिशप वाला बंदा कहता है, हम लोग ऑफिशियल हंटर्स हैं, प्लीज अपनी रियल लाइफ इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करो, हम तुम्हें कानून के हिसाब से अरेस्ट करेंगे। वाह यार कितने अच्छे लोग हैं यार, कितने तमीज से बात कर रहे हैं। तभी इनका बगल का स्वॉर्ड मास्टर कहता है, अगर तुमने रेसिस्ट किया तो हम तुम्हें मार मार के तुम्हारी सारी लाइफ स्पैम निचोड़ लेंगे। अब जबकि लाइफ स्पैम निचोड़ने की बात हो ही रही थी, तभी हमारा सीन चेंज होकर इसी आर्चर की डेड बॉडी पे जाता है, जहां पर ब्लॉसमिंग फ्लावर कट्स इसकी पूरी की पूरी लाइफ स्पैम को निचोड़ रहा था। बगल में ही शैडो भी इसे देख रहा था। तभी पीछे से यानियन कहती है, थैंक यू शैडो बॉस, अगर अभी आपने मदद नहीं की होती तो आज तो मैं और मेरी मम्मी बहुत ही बड़ी परेशानी में फंस जाते। इस लड़की के इतने अच्छे मैनर्स देख के क्वेंगफेंग भी मनी मन सोचता है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि चू यानियन इतनी अच्छी लड़की है। अभी जितना मैंने देखा उससे तो यही पता चल रहा है कि ये कितनी ज्यादा काइंड हार्टेड और कितनी बहादुर लड़की है। और ये क्वीन शाओयू से तो कम्प्लीटली डिफरेंट लड़की है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स कैसे बन गए, पर किस्मत से ये तो अच्छी बात है कि अब इन दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं। तभी क्वेंगफेंग स्टेल्थ मोड में वापस चला जाता है और येनियन के सामने एक लाइट स्पैम से भरी हुई ऑर्ब को फेंक देता है, जो देख के येनियन बहुत हैरान हो जाती है। पर जब येनियन उस ऑर्ब को उठा के उसके अंदर लाइट स्पैम चेक करती है तो उसे पता चलता है कि ये तो उतना ही लाइट स्पैम है जितनी मेरे फादर के पास थी। तो वो समझ जाती है कि उसके फादर की ही ऑर्ब है, मतलब शैडो ने उसके फादर की लाइफ स्पैम को एब्जॉर्व करने की बजाय उसे वापस ही दे दिया था। इधर उसकी मम्मी अभी इनोसेंट बच्चों की तरह शैडो को ढूंढ रही थी। फिर वो अपनी बेटी से ही पूछती है, बेटा वो बंदा कहाँ चला गया? पर उसकी बेटी तो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। उसकी मम्मी उसके पास आके कहती है, माय डियर वो बंदा ऐसे अचानक से डिसअपेयर क्यों हो गया? पर उसकी बेटी मनी मन सोच रही थी कि मुझे तो ये भरोसा ही नहीं हो रहा, वर्ल्ड का नंबर वन बॉस शैडो इतना अच्छा बंदा है। तभी हमारा सीन चेंज होके उसी रात को इसी जंगल की गहराइयों में आता है। यहाँ कुछ लोगों का एक ग्रुप एक रास्ते को गार्ड कर रहा था। ये लोग बात कर रहे थे कि क्या कैप्टन आनियो ने ये नहीं कहा था कि शैडो बस कुछ ही मिनटों में यहाँ पहुंच जाएगा, पर अब तो आधा घंटा हो चुका है, आखिर वो शैडो वहाँ कर क्या रहा है? पर शैडो तो यहाँ पहुंच भी चुका था और इन लोगों के सामने से ही यहाँ से जा रहा था। ये लोग अब भी बातचीत कर रहे थे कि तुम लोगों को क्या लगता है, क्या शैडो अंदर जो मॉन्स्टर्स हैं उन्हें मार भी पाएगा? दूसरा बंदा कहता है, नहीं मुझे तो नहीं लगता कि ये पॉसिबल है, वो सारे मॉन्स्टर्स रिवाइव हो सकते हैं। तो पहला वाला हंसते हुए कहता है कि शैडो में कुछ गट्स तो हैं, सात सात गोल्ड टियर के बॉस जो इंडेफिनेटली रिवाइव हो सकते हैं, उसने इस मिशन को एक्सेप्ट करने की हिम्मत भी कैसे कर ली? ये देख के कैफे सोचता है, ये लोग बस कॉमन वर्कर्स हैं, इन लोगों ने कभी असली पावर देखी भी नहीं। फिर वो इन्हें इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने लगता है और वो मनी मन हम लोगों को इस एंशिएंट गॉड टेबलेट के बारे में बताता है कि ये इक्विपमेंट्स में एक पॉजिटिव एफिक्स और एक नेगेटिव एफिक्स को ऐड कर देता है। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो ये एफिक्स तुम्हारी क्लास प्रोफेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को भी बदल सकता है। मेरी पिछली जिंदगी में कुछ लोगों ने ये भी देखा था कि वर्ल्ड के 7th रैंक मास्टर ने 7 एंशिएंट गॉड टेबलेट्स का इस्तेमाल करके एक एंशिएंट गॉड सुकाई को समन किया,
था, जिससे वो एक लेजेंडरी बॉस को भी मार पाया था। एक एंशिएंट गॉड्स लैब के द्वारा बनाए गए मॉन्स्टर बॉसेस के एक ग्रुप के अंदर कुछ स्पेशल मैकेनिज्म होते हैं और हर बॉसेस की एबिलिटीज भी बहुत ज्यादा अलग और बहुत ही यूनिक हो सकती हैं। कभी कभी तो बॉसेस इनविजिबल भी होते हैं और उनका इनविजिबिलिटी का लेवल भी बहुत हाई होता है। फिर जब भी कोई प्लेयर उनके आसपास से भी गुजरता है वो बेवजह ही मारा जाता है और उनको समझ में भी नहीं आता कि वो प्लेयर मरा कैसे। और कभी कभी तो वो असली बॉस एक समनर विजर्ड होता है जो कहीं पर भी छुपा रहता है, और जब भी कोई प्लेयर किसी बॉस को मारता है तो विजर्ड आराम से इंडिफिनिटली उस बॉस को रिवाइव करता रहता है। थोड़ी देर में क्वेंग फेंग चलते चलते उन सातों के सातों गोल्ड टीयर के बॉसेस के सामने आ चुका है। अब वो स्टेल्थ मोड में ही था तो थोड़ा सोचने लगता है। अभी के हिसाब से सबके पास ये इंफॉर्मेशन है कि ये बॉसेस मरने के बाद रिवाइव हो सकते हैं और हर बॉस के पास फिर berserk एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं। और ऑफिशियल इंफॉर्मेशन में ये लिखा है कि इन सातों में से एक बॉस को अकेले मारने पर रिजरेक्शन और berserk ट्रिगर होता है। तो अगर मैं सातों के सातों को एक साथ मारूं तो क्या ये फिर भी रिजरेक्ट होंगे? हम कोशिश करके देख सकते हैं और ये वर्थ इट होगा। फिर वो अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए एक स्किल का इस्तेमाल करता है जिससे उसके सामने अपना डिवोटी फॉलोअर समन हो जाता है, और वो कहता है कि सबसे पहले अपना डिवोटी पेंडेंट पहनते हैं और अपने डिवोटी फॉलोअर को आगे भेज के देखते हैं कि उन सातों के पास कौन सी पावर्स हैं। फिर कैंगफे इसे हमला करने का ऑर्डर देता है तो ये डिवोटी फॉलोअर भी गुर्राते हुए अपने पावर्स को एक्टिवेट करता है और सीधा इन सातों के ऊपर एक साथ ही रश कर देता है, और वो अपने एवी अटैक के साथ इन सातों के ऊपर पीछे से हमला कर देता है जिससे इन सबके ऊपर 250 का डैमेज पड़ने लगता है। पर इस हमले से इन लोगों के ऊपर ज्यादा कोई असर नहीं होता। इसके दिए हुए स्क्रैचेस तुरंत ही हील हो जाते हैं। इनमें से एक बंदा अपने डिवोटी फॉलोअर की तरफ घूर के देखता है, उतने में ही कहीं से डार्क कलर का ऑरा आता है और सीधा डिवोटी फॉलोअर को अंदर ही घुसने लगता है और उसे अंदर से ही फाड़ के रख देता है। वो डिवोटी फॉलोअर बस चीखता ही रहता है और अगले ही पल उसका पूरा का पूरा शरीर लाइफ स्पैम्स के ऑर्ब में डिसॉल्व होने लगता है और वो सातों के सातों बॉसेस फिर से अपना सर घुमा के अपनी पंचायत बिठाने लगते हैं। पर इस छोटे से ही समय में क्वेंगफेंग ने इन सारे के सारे बॉसेस के काम की इंफॉर्मेशन को भांप लिया था और वो मनी मन सोचता है ये सारे के सारे लेवल 10 पे हैं। किसी के भी पास अटैक रिफ्लेक्शन जैसी कोई स्किल नहीं है और इन सबके एट्रीब्यूट्स किसी नॉर्मल गोल्ड टीयर के बॉसेस के भी दुगने हैं। तो अब मरो। फिर वो अपनी नाइट रिंग ब्लेड को एक्टिवेट करता है जिससे चारों तरफ डार्क रेड ऑरा फैलने लगता है। सभी को एक भारी अमाउंट का डैमेज पड़ता है। सब अधमरे हो चुके थे तभी एमसी के पॉइजन डार्ट्स आते हैं और इन सब के अंदर ही घुस जाते हैं। इन सबको चीखने चिल्लाने का भी मौका नहीं मिलता और बस 3 सेकंड के अंदर अंदर ये सारे के सारे मॉन्स्टर्स मारे जाते हैं। पर अगले ही पल कुछ तो अजीब होता है। इन सारे बॉसेस की चमड़ियां गायब तो हो रही थी पर उनके अंदर से कोई लूट ड्रॉप नहीं हो रही थी। तो अपना एमसीबी देख के कंफ्यूज होता है और वो कहता है क्या इनके अंदर से कोई लूट ड्रॉप क्यों नहीं हो रही है? पर अगले ही पल इन सारे के सारे बॉसेस का ही मास जुड़ जुड़ के एक के ही अंदर होने लगता है। ये सारे के सारे बहुत ही डिस्कस्टिंग और बहुत ही घिनौने लग रहे थे। अब कोई कमेंट में ये नहीं बोलेगा कि डिस्कस्टिंग और घिनौना एक ही होता है। और इधर इस घिनौने मास को एक साथ जोड़ते जोड़ते देख के एमसी कुछ कहने की कोशिश करता है पर उसका भी मुंह से कुछ शब्द ही नहीं निकलते और वो फिर पीछे हट जाता है और इसको जोड़ने देता है। और थोड़ी देर में ये सातों के सातों मॉन्स्टर्स जोड़ के एक ह्यूमनॉइड फॉर्म में आ जाते हैं। हाँ, इसके भी 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं और इसके अलावा सर, मुंह, आंख, कान कहाँ कहाँ है वो तुम खुद ही देख लो। ये मॉन्स्टर जुड़ने के बाद कांपती हुई एक दहाड़ लगाता है। अपना एमसीबी ये देख के फाइटिंग की पोजीशन में आ जाता है और वो कहता है लगता है उन सातों के सातों मॉन्स्टर्स को एक साथ मारना एकदम सही डिसीजन था। अब ये मॉन्स्टर अपने सेकंड फेज में आ चुका है। पर एक मिनट, ये जाइंट जैसे दिखने वाले इस बॉस के ऊपर ये अजीब अजीब से सिंबल्स, ये तो एंशिएंट गॉड्स के वर्ड्स है ना? फिर वो मॉन्स्टर क्वेंगफेंग के ऊपर अपने क्लॉज से अटैक करता है तो क्वेंगफेंग भी बाल बाल इसे डॉज करता है और वो इसके शरीर पे बने इन शब्दों को पढ़ रहा था और वो कहता है ये तो एंशिएंट गॉड की स्क्रिप्ट है। इन शब्दों का मतलब डिजास्टर, नथिंगनेस, एंशिएंट, टाओ, वू, गॉडजी। अगर मैं इनको ठीक से अरेंज करूं और इनको अपनी शब्दों में ट्रांसलेट करूं तो इसका मतलब होगा क्लाइमेटी एंशिएंट गॉड जी। मैंने इस गॉड का नाम कभी नहीं सुना तो मैंने दूसरी लैंग्वेज में जब इसे ट्रांसलेट किया तो इस ट्रांसलेशन में बता रहे हैं कि यह है गॉड ऑफ नेचुरल डिजास्टर जिसे ऊटोस भी कहा जाता है, पर अभी के लिए हम इसे गॉड जी ही बुलाएंगे। फिर कैंफे इससे एक कदम पीछे हटता है और वो कहता है कि अब आगे शायद मुझे इस मॉन्स्टर की बॉडी पे हमले करने हैं उसके शरीर पे बने इन शब्दों के पैटर्न के हिसाब से। मैंने अपनी पिछली जिंदगी में बहुत ज्यादा मैन पावर और फाइनेंशियल रिसोर्सेस को खर्च किया था बस इस एंशिएंट और डिवाइन टेक्स्ट को समझने के लिए ताकि मैं इस एंशिएंट रूइंस पे जीत हासिल कर सकूं। ये सब कुछ वर्थ इट था। फिर वो सीधा इसी की तरफ आगे बढ़ने लगता है और अपना पहला डैगर सीधा इसके पैर के ऊपर मारता है और वो कहता है फर्स्ट, और अपना सेकंड डैगर मारता है सीधा इसके हाथ के ऊपर और तीसरा मारता है सीधा इसकी छाती के ऊपर। सारे शब्दों पे डैगर मारने के बाद इस बॉस के शरीर में पॉइजन फैल जाता है। ये बॉस जोर जोर से जहरीला खून की उल्टी करने लगता है। ये इतनी जोर जोर से दहाड़ रहा था कि पूरे जंगल में चारों तरफ इसकी आवाज गूंज रही थी। पर मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, ये बॉस पानी पे कैसे चल रहा है और अपने एमसी भी पानी पे कैसे चल रहा है? जो भी हो, पर अभी ये बॉस फिर से पिघल के अपनी घिनौनी फॉर्म में आ गया था। पर सरप्राइजिंगली ये अब भी मरा
मारा नहीं था और वो अब भी गुर्रा रहा था, जो देख के एमसी कंफ्यूज हो जाता है। पर तभी इसके गुर्राते के साथ ही पानी के ऊपर बहुत सारे रिपल्स बनने लगते हैं और इसी पानी के अंदर से बहुत सारे कॉफिन्स बाहर आने लगते हैं। इवन वो घिनौना मॉन्स्टर भी बिना अपनी शेप चेंज किए अपनी लिक्विड वाली फॉर्म में ही हवा में उड़ने लगता है। ये देख के क्वेंगफेंग भी हैरान था, पर डरने की बजाय उसमें उल्टा जोश भर जाता है। पर अब ये घिनौना सा मॉन्स्टर अपनी आंखें टेढ़ी मेढ़ी करके इधर उधर देखता है, फिर एकदम से उसके शरीर से बहुत सारी मीट बॉल्स निकल के अलग अलग फेसेस का रूप लेने लगती हैं और वो आसपास फैलने लगते हैं। पर ये देख के एमसी अपनी स्ट्रेटेजी को तुरंत ही तैयार कर लेता है। वो देखता है कि हर कॉफिन के अंदर एक स्लेट है जिनके अंदर एक अलग ही शब्द बना हुआ है। हर कॉफिन में एक अलग शब्द है और इन मीट बॉल्स के ऊपर भी एक शब्द बना हुआ है। उस सामने वाले कॉफिन में जो शब्द है बगल वाले मॉन्स्टर में भी वही शब्द है। तो ऐसा लगता है कि मुझे इन मॉन्स्टर्स को अपने अपने शब्द वाले कॉफिन के पास लाना है और वहीं ले जाके इनको मारना है। मैंने इन डिवाइन स्लेट्स को काफी अच्छी तरीके से समझ रखा है। ऐसा लगता है कि अब ये आखिरी स्टेज है। सारे के सारे मीट बॉल्स वाले मॉन्स्टर सीधा अब एमसी की तरफ ही रश कर देते हैं और अपना एमसी वो भी अब पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। वो भी अपनी सारी पार्ट्स को रिलीज करते हुए चिल्लाता है, आ जाओ। और ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो आप कमेंट में बताओ कि तुम लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा और क्या तुम आगे की फाइट देखने के लिए एक्साइटेड हो। वैसे तुम लोगों को क्या लगता है, क्या एमसी को ये डिवाइन स्लेट मिल भी पाएगी? अगर मिल भी जाती है तो वो कौन से इक्विपमेंट के ऊपर इसका इस्तेमाल करेगा? मेरे ख्याल से तो वो अपनी माउंट बेल पे यूज करेगा या फिर उसके डिवोटी पेंडेंट के ऊपर। तुम्हें क्या लगता है कमेंट में बताना। पर अभी एपिसोड तो अब खत्म हो गया है। अब अगला चैप्टर आएगा 4-5 दिन के बाद। तब तक के लिए इंतजार करो। अब हम मिलेंगे तुमसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।